कहे जो गिरा प्रेम अधीरा क्यों राधा क्यों मीरा, कहे जो गिरा प्रेम अधीरा क्यों राधा क्यों मीरा, कि रंगवा के करो छोड़लस नाही कह के गए कबीरा, बोला हैरा हैरा ए हा होली आए बाजे ढोल मजीरा, फागुन के रंग अंग रंगाए मस्ती चढ़त कबीरा, रंग बरसाता रंग बरकाता रंग बरसाता मन बरकाता, देखा 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 आज होली अवध में हो रही रसिया, अवध में हो रही रसिया, उड़े रंग लाल गुलाल, अवध में हो रही रसिया, उड़े रंग लाल गुलाल, अवध में हो रही रसिया, गोरी रसिया करे बर चोरी रसिया, भइले चुनर लाल लाल करे बर चोरी रसिया, उड़े रंग लाल गुलाल, अवध में हो रही रसिया। होरी में हर गाँव हर नार लगे ब्रजनार, रंग अबीर गुलाल उड़े, हर ओर बसंत बयार, हमके समझ के कान्हा हो हमके समझ के कान्हा हो, धनी बन जा तू राधा, हमके समझ के कान्हा हो, धनी बन जा तू राधा, नैना बच्चा के नैना लड़ाला, नैना बच्चा के नैना लड़ाला, सामने ये हो सामने सामने कट के आ जा हो, धनी बन जा तू राधा, हमके समझ के कान्हा हो, धनी बन जा तू राधा। ई रसाइल महीनावा मस्ती के बा ओ बौराइल महीनावा मस्ती के बा गरमाइल महीनावा मस्ती के बा ओ बदलाइल महीनावा मस्ती के बा, मस्त महीनवा चढ़ल बा फागुन दियरा जगमग डोले, मार मस्ती नसैल मनवा झूम झूम के बोले, गोरी होरी के बहाने नैना चार कैला रंग खेलत खेलत में प्यार कैला, गोरी होरी के बहाने नैना चार कैला, रंग खेलत खेलत में प्यार कैला, गोरी होली के बहाने नैना चार कइला, रंग खेलत खेलत में प्यार कइला, उन्होंने इसको ये बोले ना, उसको तुम रिकॉर्ड करना जूम करके। अरे राम मुका क्या कुएं में पड़े, पेट को मुट्ठी जमीन दूर बोलिए। और हमारी सारी जमीन नीलाम हो जाए, इन्हीं दिनों इसमें 200 बीघा जमीन हड़प ली गांव वालों की, और उसके खेतों पर मजदूर बन गए। 15 ऐसा रास्ता हमने पहले कभी नहीं देखा काकी। अरे हरामजादी सरकार है, राजा महाराजा इसके, शेर साहूकार इसके,
सरकार के मजदूर। हम सरकार के सिपाही हैं, हमसे मजाक मत करो, तुम्हें ये मजाक करना पड़ेगा। बताओ इस गांव में हीरा कौन है? महाराज अपराध क्या हो गया हीरा से? उसने तहसीलदार साहब के सामने एकड़ी दिखाई है। अब देखे एकड़ी दिखाएगा महाराज, तहसीलदार साहब ने तो उसकी जमीन ही खुद कर ली और सेठ धनीराम को दिलवा दी। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो पन्ना का बेटा हीरा चाहिए। मेरा बाप पन्ना तुम्हारी सरकार ने जेल में डालकर मार दिया, सिर्फ इसीलिए कि कारपेंटर लगा नहीं दे सका था। जेल में घोड़े बढ़ता मार दे तुम्हें तुम्हारी सरकार होगी हमारी। जो सरकार किसानों की जमीन छीनकर मजदूर बना ले, वो सरकार हमारी कैसे हो सकती है? जो सरकार इंग्लैंड के माल को हिंदुस्तानी बाजार में कर दे और यहाँ के दस्तकार को बेरोजगार बना दे, वो सरकार हमारी कैसे हो सकती है? राजा महाराजाओं का साथ दे, वे सरकार हमारी नहीं हो सकती। जो सरकार हमारे लगान से मजदूरी खरीदे, हमारे लगान से फौजियों को नौकरी दे और उन्हीं का तो हमारा खून बहाए, बताओ सरकार हमारी कैसे हो सकती है? बकवास बंद कर, चलो हमारे साथ थाने में। अब जेल में चक्की पीसने के लिए नाम है तेरे भी। अब तू भी तेरे बाप की मौत मिलेगा। अरे बाप की मौत क्या कर रहे तुम सबने अपनी सरकार के सिपाही को जान से मारने की कोशिश की है और तुम सरकार मारने की स्थिति में जा रहे हो। अच्छी तरह से सुन लो, अपनी सरकार की फौज आएगी और तुम सबको प्रेम से मिलने के बाद हमें अपनी सरकार के सिपाही नहीं करो। ये क्या किया हीरा तुमने? सुनो 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 सुनो, अपनी सरकार की मुनादी सुनो। मुनादी है कि इस धरती का सूरज अब लंदन से ही उगेगा और कहीं से नहीं। और अगर इस सूरज ने कहीं और देश से उगने की कोशिश की तो इसे घास रोक के अपराध में मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, कंपनी सरकार की मुनादी सुनो। मुनादी है कि इस धरती की सारी हवाएं केवल लंदन से ही चलेंगी और कहीं से नहीं। और इस धरती की सभी घड़ियों का टाइम केवल लंदन से ही तय होगा और कहीं से नहीं। सुनो सुनो सुनो, कंपनी सरकार की मुनादी सुनो। मुनादी है कि इस धरती का एक ही सेंटर है और वह है ग्रीनविच। और इस धरती का केवल एक ही रंग है, गोरा रंग। और इस धरती का एक ही धर्म है, ईसाई धर्म। और इस धरती की एक ही भाषा है, अंग्रेजी भाषा। और इस धरती का एक ही ताज है, रानी विक्टोरिया का ताज। सुनो सुनो सुनो, कंपनी सरकार की मुनादी सुनो। मुनादी है कि इस धरती का एक ही राज है, अंग्रेजी राज। अब तो हम सबको ये गांव छोड़ना ही पड़ेगा भाइयों। अब इस गांव में रह भी गए तो क्या कर लेंगे? इस गांव में भूख से मरने से अच्छा है जालिम सरकार लड़के मरे। अरे हमारे दीदी बच्चों को ही मार देंगे। अब वो हमें मारे, चाहे हमारे बच्चों को मारे, अब हम सबको मिलकर तो रह लेंगे। अब हम सबको मिलकर एक साथ मिलजुल होकर रह लेंगे। हम लोग एकजुटी तो नहीं है, एकजुट होते तो सैकड़ों साल तक किसी के गुलाम नहीं होते। अब मेरा तो जो होगा सो होगा, मैं तो इस बात की परवाह भी नहीं करता। लेकिन मैं आप सब लोगों से क्या बता दूं कि तुम सरकार के जुर्मों को सहन करने की कितनी भी कोशिश कर लो, ये जल्लाद सरकार जुर्म डालना नहीं छोड़ेगी और तुम इससे जितना दबोगे उतना ही कुचलेगी तुम्हें। हमारी दीप्ति देखते इसने लगा 4 गुना कर दिया है। एक जिले से दूसरे जिले पर जाने पर भी टैक्स लगा दिया है इस कंपनी सरकार ने। अरे ये सरकारी कचहरियां न्याय करने के दफ्तर नहीं है, ये तो गरीबों की जमीन हड़पने और उनको जेल में डालने के अड्डे हैं, अड्डे। ये गौरव की सरकार है, गौरव की। ऐसे बेरहम लोग तो हमने आज तक कभी नहीं देखे। इसलिए तो मैं तुम सब लोगों से कहता हूँ कि मैं तो अपने बाप की मौत मर जाऊंगा, लेकिन अगर इस गांव में जिंदा रहना है तो मैं जुल्म के खिलाफ एक साथ लड़ना होगा, एक साथ। अरे कितना लंबा लौया डाल हमारी भाभी ने। अरे मंगल पांडे, इन लवलेटों के बूते पर ही तो कटने हैं। इस मेरे पुत्र छावनी के 4 महीने। अरे ये लवलेटर नहीं है, हम जिस कंपनी सरकार के फौजी बने हैं उसके जुल्मों की कहानी है। क्यों, क्या हुआ भैया? सब खैरियत तो है गाँव में? तुम खैरियत पूछ रहे हो गांव की, तो बड़ा इसमें क्या लिखा है? बड़े भैया चरण स्पर्श, हम सब घर वाले आपकी कुशलता चाहते हैं।
कम से कम आप तो ठीक से रहें फौज में। इधर अपने गांव का तो जैसे राम ही रुक गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी पानी नहीं बढ़ता गांव में, अकाल पड़ गया है। आपने जो रुपए भेजे थे उनसे अनाज और चारा खरीदकर दिन काट रहे हैं, लेकिन लगान देने के लिए रुपए ही नहीं बचे। लगान की जमीन खेती कर चुका है, लेकिन काका की जमीन और गांव के दूसरे लोगों की जमीन कुछ हो गई है। एक दिन हीरा भैया का पुलिस वालों से किसी बात पर झगड़ा हो गया तो गांव में आप जैसे सैकड़ों फौजी आए और पूरे गांव पर ही धावा बोल दिया। सबके कोड़े लगाए, बेरहमी से पूछा। गांव के कुछ लोगों ने विरोध किया तो गांव के कुछ लोगों ने विरोध किया तो हीरा भैया सहित 4 लोगों को गोली से उड़ा दिया और उनकी लाशों को पेड़ों से लटका दिया। इसलिए तो मैं कहता हूँ हम गलत बन गए फौजी इस कंपनी राज के। हम अपने ही भाइयों के दुश्मन बन गए इस फौज में। ये कंपनी राज हमें रोज बर्बाद कर रहा है और एक न एक दिन कंगाल बनाकर छोड़ देगा हमें। मंगल पांडे, अब आगे भी तो पढ़ने दो। काफी लोग तो डर के मारे गांव छोड़कर इधर उधर रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। कई गोड़ियां सुनसान हो गई है। ये लोग हमें पैसों का ही कंगाल नहीं बना रहे, हमारा धर्म छुड़ाकर ईसाई बनाना चाहते हैं। खासकर रामपुरा गाँव में कोई नया स्कूल खुला है जिसमें बच्चों को बहकाया जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान बने रहोगे तो जिंदगी में एक आपत्ति आती जाएगी और अगर ईसाई बन गए तो पूरी तरह सुखी हो जाओगे। और हमें यहाँ भी तो एनफील्ड राइफल दी जा रही है जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है और हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए उसके मुंह से बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और हमें यहाँ भी तो अपने धर्म की लड़ाई लड़नी चाहिए। ये ऐसी लड़ाई जैसे कि मेरे गांव के लोगों ने, इन लोगों ने पूरा गांव बर्बाद कर दिया। उस लड़ाई में 4 आदमी को गोली से उड़ा दी इन लोगों ने। हाँ ऐसी लड़ाई लड़नी है। अगर हम फौजी होकर ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तुम्हारे गांव के निहत्थे लोग हमारे ही हाथों से गोलियों से भूने जाते रहेंगे, पेड़ों से लटकाते जाते रहेंगे। सोचो ये थोड़े से अंग्रेज लोग हमारे हाथों से हमारे ही लोगों की चमड़ियां उधड़वा रहे हैं। और यह एक ही गांव की कहानी नहीं है। 1 महीने पहले मेरे गांव में 7 लोगों को गोली निकाल दी थी इन लोगों ने। लेकिन हम सैनिक हैं, अपने बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल से तो हमने नौकरी पाई है। यदि हम विद्रोह कर देंगे तो हमारी नौकरी तो जाएगी, साथ ही जेल और भोगनी पड़ेगी हमें। भैया मैं तो ये विद्रोह नहीं कर सकता। हम सब लोग दूर तक का सोचें। हम सैनिक हैं और लड़ना हमारा धर्म है, लेकिन सवाल ये है हम इन टुच्चे अंग्रेजों के लिए लड़े या अपने देश को गुलामी से बचाने के लिए। मंगल पांडे ठीक कहता है, ये कंपनी राज एक न एक दिन हमारा खून लेके रहेगा। हम अच्छी तरह से समझ ले कंपनी राज के षड्यंत्र को। यह हमें अपने ही लोगों से बिड़ा रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो कभी हमारे गांव वाले मारे जाएंगे और कभी हम फौजी मारे जाएंगे। आखिर हम फौजियों को एक न एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि हम इस विदेशी राज कंपनी को बचाने से मरे या अपने देश को गुलामी से बचाने के लिए। तो आप में से कितने जवान हैं जो कल के कल मेरे साथ एनफील्ड राइफल चलाने से मना कर देंगे? तो हम हमारे अपने देश के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे और इसे हर हाल में जीत कर रहेंगे। हम लड़ेंगे, जीत कर रहेंगे। हम लड़ेंगे, जीत कर रहेंगे। हम लड़ेंगे, जीत कर रहेंगे। और इसे हम दूर से एनिमी को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इनका कारतूस मुंह से खोलना पड़ेगा। लेकिन लेफ्टिनेंट बॉस इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली है। तो क्या हुआ? लेफ्टिनेंट ह्यूसन हम गाय और सुअर की चर्बी मुंह से नहीं खोल सकते। तो क्या पैरों से खोलोगे इडियट? हम हिंदू लोग गाय को पवित्र मानते हैं और मुसलमान भाई सुअर को पवित्र। इस कारण हम गाय और सुअर की चर्बी मुंह से नहीं खोल सकते। ये हमारा ऑर्डर है। तुम आदमी का डिसिप्लिन नहीं जानते। सुअर की औलाद, सुअर की औलाद हो तुम और तुम्हारा बाप। तुम हमें इसलिए सिखाओगे सारी दुनिया में भेड़ों की बात की।
कंपनी राज की आर्मी से विद्रोह करने के जुर्म में मंगल पांडे को मृत्युदंड दिया जाता है। You be dead. हमें इस कंपनी राज को अपने देश से खदेड़ना ही होगा। इन गोरे लोगों का घमंड इन्हें बर्बाद कर देगा। ये खुद कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ेंगे, कुत्ते बिल्लियों की तरह। हमें इस कंपनी राज को खदेड़ना ही होगा, खदेड़ना ही होगा, खदेड़ना ही होगा। और 8 अप्रैल 1857 को अपने ही देश में अपने ही लोगों की आजादी और धर्म की रक्षा के लिए लड़ते हुए मंगल पांडे को ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया। किंतु पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में हिंदुस्तान की धरती पर 8 अप्रैल को उगा हुआ सूरज मंगल पांडे की शहादत का संदेश लेकर हिंदुस्तान की हर सैनिक छावनी में विद्रोह की आग भर गया। 9 मई 1857 को मेरठ छावनी में चर्बी वाले कारतूस लेने से मना करने पर 85 सैनिकों को सेना से बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया गया। और उसके बाद हुआ मेरठ छावनी में सैनिकों का विद्रोह। मेरठ छावनी से विद्रोह करके सैनिक दिल्ली पहुंचे और उन्होंने कंपनी राज द्वारा दिल्ली में कैद किए गए अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कैद से छुड़ाकर आजाद कर दिया। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे भी आजाद हो गए। और उसके बाद शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह। भाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनोह लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। कल नयन की धार तो देखो तुझ पर भारी भार तो देखो तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। झांसी की दत्तक होने के सारे कागजात और रस्म रिवाजों के सारे सबूत मेरे पास हैं। इसलिए पेशवा बाजीराव के बाद पेशवा मैं हूँ। कंपनी मेरे राज्य को अपने अधिकार में नहीं ले सकती। कंपनी का कानून है कि अगर कोई भी राजा की औलाद नहीं है तो कोई भी किसी को गोद नहीं ले सकता। लेकिन ये कानून गलत है। लक्ष्मीबाई, तुम होती कौन इस कानून को गलत बताने वाली? और तुम होते कौन इस देश के लिए कानून बनाने वाले? लक्ष्मी, तुम विधवा हो और तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, इसलिए झांसी का राजा तुम्हारा नहीं, वो भी कंपनी का है। ये कंपनी कौन होती है झांसी में राज करने वाली? लक्ष्मी, you must know कि पूरे हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है। बिल्कुल नहीं,
हिंदुस्तान के बादशाह तो बहादुर शाह जफर है और उन्हें दिल्ली में आजाद करवा लिया गया है। कंपनी राज की लूट से पूरा हिंदुस्तान की प्रजा तंग आ चुकी है। मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी झांसी को कंपनी राज से आजाद रखूंगी। कानपुर भी नाना साहब का अधीन रहेगा और कंपनी राज से आजाद रहेगा। अब हम हिंदुस्तान के बादशाह बहादुर शाह जफर के नुमाइंदे होंगे, कंपनी राज के नहीं। लक्ष्मीबाई तुम और और औरत हो गया, हमसे कैसे लड़ोगी? हम हिंदुस्तान की औरतें रानी विक्टोरिया की तरह के औतार पहनने के लिए नहीं होती। वे अपनी कोख से शेरों को पैदा भी करती है और खुद शेरनियों की तरह लड़ती भी है। ब्रिटेन के मर्दों, आप तो तैयार हो जाओ एक हिंदुस्तानी औरत से युद्ध करने के लिए।
ये है दादाभाई नौरोजी। इन्होंने 1857 के विद्रोह को नजदीकी से देखा है। इन्होंने लंदन में रहकर 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, अर्थात गरीबी और भारत में अंग्रेजों का गलत शासन, जिसमें इन्होंने तथ्यों के साथ ये साबित किया है कि आज भारत इसलिए गरीब है कि अंग्रेज भारतीयों का शोषण करते हैं और वे उस शोषण के धन को भारत से ब्रिटेन ले जाते हैं। दादाभाई नौरोजी को भारत का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी चुने जाएंगे। दोस्तों, ये है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये भारत के पहले इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति है। इन्होंने अन्य राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया अन्य राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन संस्था की नींव भी रखी है। ये है गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी रगों में स्वतंत्रता का खून बहता है और आगे चलकर ये कांग्रेस के नरम दल का नेतृत्व भी करेंगे। आप सब लोग रविन्द्रनाथ टैगोर को तो जानते ही हैं। ये उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने बंगाल में 1851 में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बनाई ताकि समस्त भारतीय एकजुट होकर अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़े। ये है WC बनर्जी, कलकत्ता के लीडिंग बैरिस्टर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1885 के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष। और अब इन सब का परिचय लेने के बाद कांग्रेस के इस जन्म के समय मालूम है आप इनका इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, आप इंतजार कर रहे हैं A.O. ह्यूम का, भारतीय इतिहास के एक अच्छे खासे विवादास्पद व्यक्ति का। क्योंकि इनकी चमड़ी गोरी है, ये इंग्लैंड में पैदा हुए हैं, इसलिए भारतीय इतिहासकारों ने इन पर शक भी किया है कि इन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत के जन आक्रोश को शांत करने के लिए कांग्रेस का गठन किया, एक सेफ्टी वॉल की तरह। और इन पर ब्रिटिश इतिहासकार इसलिए भी शक करते हैं क्योंकि इन्होंने कांग्रेस का निर्माण कर ब्रिटिश राज के दंडात्मक प्रहार से इंडिया को बचा लिया, एक तड़ी चालक की तरह। आज इन सब संदेहों और विवादों के बीच आप सब लोगों के बीच ये अपने दिमाग का सच बयान करना चाहते हैं। जब दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं होते तो आप ही बताइए सारे अंग्रेज भी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? लेकिन इतिहास में इतनी तमीज होनी चाहिए कि वो A.O. ह्यूम और जनरल डायर में अंतर करना सीखे, मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना अबुल कलाम आजाद में फर्क करना सीखे। इन्होंने ही अपने ही देश इंग्लैंड के लोगों से अपील करते हुए लिखा है कि अंग्रेजों, तुम्हारा पेट अच्छी तरीके से भरा हुआ है और आप मजे की जिंदगी जी रहे हैं। आप भारत की असंख्य जनता की भूख का अंदाजा कैसे ही लगा सकते हैं? क्या आपको पता है भारत के गरीब लोगों के हिस्से में क्या है? मेहनत और केवल मेहनत, भूख और केवल भूख, बीमारी और केवल मौत। जाहिर है भारत की गरीब जनता के प्रति कोई गहरा दर्द मेरे भीतर सुलगता रहा है और यह कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता के प्रति मेरे उसी दर्द की संतान है। इसीलिए तो मेरे ही देश की ब्रिटिश नौकरशाही ने कांग्रेस को कुचलने के लिए मुझे देश निकाला देकर इंग्लैंड वापस भेजने का प्रस्ताव किया है। बहरहाल मेरी बिटिया, इस कांग्रेस को मैं तुम इंडियंस के हवाले सौंपता हूँ और देखता हूँ कि तुम लोग इसे कहां से कहां तक ले जाते हो। मिस्टर गोखले, भारत का व्यक्ति शांति के साथ मेहनत करता है, शांति के साथ भूखा रहता है और शांति के साथ ही मर जाता है। ये सब ब्रिटेन की शोषणपरक नीतियों के कारण ही हो रहा है। हमें किसानों को इन सूदखोरों से बचाना है, हमें कृषि बैंक बनाने हैं, हमें स्कूल और अस्पताल चाहिए। दादाभाई नौरोजी, हमारी मनुष्यता महानता की जिन ऊंचाई को छूना चाहती है, ये ब्रिटिश राज हमें वहां तक कभी नहीं पहुंचने देगा। हमारी प्रशासकीय और सैनिक योग्यताएं धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। हमारे देश में लकड़ी काटने वालों या कोई सिपाही निकालने वालों के रूप में मजदूर बन के रह जाएंगे। मैंने रूसों को पढ़ा है
और वह कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, इसलिए, लेकिन व्यवस्थाओं ने उसे बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इसलिए ये गलत है कि भारतीयों को विदेशियों के हाथों गुलाम रहना लिखा है। और यह भी गलत है कि भारतीय धर्म और सामाजिक जीवन यूरोप की तुलना में पतित और असभ्य है। लेकिन हमारा देश हर स्तर में बटा हुआ है। जनता में गहरा अज्ञान है। सुरेंद्रनाथ इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। हाँ बिल्कुल गोखले साहब। हमारी जनता इस समय हर प्रकार की परिवर्तन की विरोधी है। वे आजादी के मूल्य को तो समझती ही नहीं है। किंतु राजनीतिक सच ये है कि भारत का शासन भारतीय के हित में चलना चाहिए, लेकिन ये भारत के हित में चल ही कैसे सकता है जब तक कि इसमें खुद भारतीयों की भागीदारी ना हो। बिल्कुल गोखले साहब, अपनी राजनीतिक आजादी के लिए अभी हम अंग्रेजों से सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते। अभी हमें लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगानी चाहिए और उस भावना को मजबूत करना चाहिए। लेकिन कुछ भी हो, हम फिर लड़ेंगे और जीतेंगे। हम हर हाल में जीतेंगे। हम जिएंगे या मरेंगे, लेकिन हर हाल में जीतेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ब्रिटिश राज की शिकायत 1931 से कुछ नहीं होने वाला है। हम क्रांतिकारियों को हमारी जनता के अंदर उनके खिलाफ नफरत पैदा करनी होगी। क्या कहते हो साथियों? हम भारतीय भूखे मरे हैं इन अंग्रेजों के शोषण के कारण। हमें भूख से बनने के बजाय इन अंग्रेज शत्रुओं को गोली से उड़ा देना चाहिए और जरूरत पड़े तो अपने आप को बर्बाद कर देना चाहिए। क्यों साथियों? मैं कहता हूँ कि कांग्रेसियों के इन बूढ़े विचार से कुछ नहीं होगा। हम इन नौजवानों की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाए, उन्हें हथियार चलाना सिखाए और एक एक अंग्रेज को चुन चुन कर मारे। क्या कहते हो साथियों? हम छापा मारे या डाका डाले, लेकिन धन इकट्ठा करें, उस धन से हथियार खरीदे और इन अंग्रेजों में इतनी दहशत पैदा कर दे कि ये भयभीत होकर खुद हमारे देश को छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो जाए। इन अंग्रेजों को कांग्रेसियों की तरह कपोलते रहने से कुछ नहीं होगा। इनकी जी हजूरी करते रहने से कुछ नहीं होगा। उनसे याचना करने से कुछ नहीं होगा। अंग्रेज हम पर पशु बल से शासन कर रहे हैं तो हम भी केवल और केवल पशु बल से ही उनके चंगुल से छूट सकते हैं। अरे इस देश में अंग्रेज कुल 1.5 लाख ही तो है और हर जिले में अंग्रेज है ही कितने से। हम इनको चुन चुन कर मारे तो एक ही दिन में ब्रिटिश राज को ढहा सकते हैं। हमारी गुलामी की समस्या का समाधान केवल और केवल जनता के शक्तिशाली बाजुओं में है। भारत के ब्रिटिश राज के जुल्म को खत्म करने के लिए भारत के 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथ उठाने होंगे। ताकत का जवाब ताकत से, गोली का जवाब गोली से और बम का जवाब बम से। 1907 में बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर को मारने की कोशिश की। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने मुजफ्फरपुर में भ्रष्ट अधिकारी चैम्सफोर्ड की बग्गी पर हमला कर दिया। फोर्ड उस समय उसमें नहीं थे, 100 बच गए पर लेडी केनेडी मारी गई। और 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय हार्डिंग्स पर बम फेंका गया और वायसराय घायल हो गया, उसका अंगरक्षक मारा गया। बम फेंकने वालों में अमीर चंद थे, बसंत कुमार विश्वास के साथ साथ राजस्थान के शाहपुरा के प्रताप सिंह बारेट भी शामिल थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मित्रों, ये लॉर्ड कर्जन है। 1899 से 1905 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। इनके वक्त ही भारत में 50 लाख लोग अकाल में मारे गए। 1946 में समाचार पत्रों के मुंह पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पट्टी बांधी गई और इन्हीं के शासनकाल में बंगाल के टुकड़े कर दिए गए। पहले आप लॉर्ड कर्जन और उसके माध्यम से अंग्रेज जाति के घमंड को समझने की कोशिश करें, जिनसे हम 150 वर्ष तक प्रताड़ित और पीड़ित रहे हैं। खबरदार, केवल अंग्रेज ही इंडिया पर शासन करने लायक है, तुम इंडियंस नहीं।
गॉड ने हम अंग्रेजों को इंडिया पर शासन करने के लिए चुना है और तुम इंडियन इसे कान खोल कर सुन लो कि इंडिया को फ्रीडम देना गॉड की इच्छा के अगेंस्ट है। सुना आपने, यह है अंग्रेजों का माइंडसेट सन 1900 में, और इसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस में दो प्रकार के माइंडसेट तैयार हुए, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल के प्रतिनिधि है गोपाल कृष्ण गोखले, जो ब्रिटिश राज का विरोध करने के लिए अभी कोई खतरा नहीं उठाना चाहते। और गरम दल के प्रतिनिधि है बाल गंगाधर तिलक, जिनका यह मानना है कि अंग्रेजों का विद्रोह करने से ही हमें स्वतंत्रता मिलेगी। ये 1907 का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है, जो कांग्रेस को दो दलों में विभाजित करता है। नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले इस समय कांग्रेस अधिवेशन में भाषण कर रहे हैं। साथियों, आप सबका स्वागत है। तिलक साहब, हमें भारत में ब्रिटिश राज का पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए, क्योंकि एक तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में अच्छा काम किया है और दूसरी बात यह है कि ब्रिटिश शासन का अभी कोई विकल्प भी नहीं है और अभी यह बहुत समय तक हो भी नहीं सकता। क्यों साथियों? नहीं गोखले जी, हमारे शासन का विकल्प ब्रिटिश राज हरगिज़ नहीं हो सकता। हमारे शासन का विकल्प है हमारा अपना राज, स्वराज। गोखले जी, हमें देश पर ब्रिटिश शासन को बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमारी कांग्रेस में भी हम जी हुजूरी पिलपिलेपन को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी कांग्रेस ने 1906 में स्वराज का फैसला किया है और हम अपने उस फैसले से पीछे नहीं हट सकते। आप नरमपति की नीति विनाशकारी है, हम आपसे कतई सहमत नहीं है। हम स्वराज चाहते हैं और यह स्वराज आप नरमपति की समझौते से कभी नहीं आएगा, यह हमारे अपने संघर्ष से ही आएगा। क्यों साथियों? ये तिलक कांग्रेस में उस आग को जगा रहे हैं जिससे कांग्रेस जलकर राख हो जाएगी। ये देशभक्त नहीं, देशद्रोही है और इन्होंने अपना मुंह काला कर लिया है। भगवान बचाए हमें ऐसे देशभक्तों से। आप सब मुझे महर्षि अरविंद के नाम से ज्यादा जानते हैं, किंतु मेरा नाम है अरविंद घोष। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के बीच आज भी मेरे दिमाग की नसों में बहते हैं और मेरा मानना है कि हमारे सभी आंदोलनों का एक ही लक्ष्य है, स्वतंत्रता। राष्ट्रीयता एक धर्म है जो हमें भगवान से आता है और राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे लिए ऑक्सीजन है और आजादी हमारी सांस है। अगर हमें जिंदा रहना है तो आजादी चाहिए ही चाहिए। विपिन चंद्र पाल, आपका आजादी के बारे में क्या कहना है? अरविंद घोष, मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर ये सरकार आज मुझसे कहेगी यह लो स्वराज, तो मैं इनसे कहूंगा ऐसी मेहरबानी के लिए धन्यवाद। मैं ऐसी कोई चीज नहीं लेना चाहता जो मैंने अपने हाथों से प्राप्त नहीं की हो। लाला लाजपत राय, आजादी के बारे में हमारे पंजाब के साथी क्या सोच रखते हैं? अरविंद बाबू, मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ, हमें भीख मांगने से घृणा है। हम अंग्रेज सरकार से अपील करने वाले मुख को बंद करें और भारतीय जनता से अपील करने वाले मुख को खोले। हम अंग्रेज सरकार से भीख मांगना बंद करें। तिलक जी, महाराष्ट्र के लोग इस विषय में क्या सोच रखते हैं? लाला लाजपत राय, हमारी स्पष्ट मान्यता है कि हमारी समस्याओं का समाधान अंग्रेजों से प्रातःकर्षण नहीं होगा, बल्कि इनका बहिष्कार करने से होगा। हालांकि हमारे पास हथियार नहीं है, क्योंकि हमें हथियार की जरूरत भी नहीं है। बहिष्कार ही हमारा जबरदस्त राजनीतिक हथियार है। हमें मालूम है कि हमारे ऊपर यह सारा शासन मुट्ठी भर अंग्रेज करते हैं और वह भी हमारी मदद से। हम उनकी मदद बंद कर दें और हमारा शासन हमारे अपने हाथों में होगा। हम अंग्रेजों साफ तौर पर स्वराज की मांग कर रहे हैं। जिस दिन हम अपने पैर पर खड़ा सीख लेंगे, स्वराज आ जाएगा। और स्वराज मुझे अंग्रेजों के राज गृह में नहीं चाहिए। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है। स्वराज हमारा यह जो व्यक्ति मंच पर खड़े हैं,
मालूम है कौन है? ये है मोहन। अरे भाई बहनों, ये है मोहनदास। पिता का नाम करमचंद और इनका खानदानी नाम है गांधी। तो यह व्यक्ति है मोहनदास करमचंद गांधी। आप इनको इस पोशाक में देखने के आदी नहीं है। काफी कपड़े जो पहन रखे हैं इन्होंने, सच बात तो यह है कि इन्होंने अभी तक इस देश की हकीकत को जाना ही नहीं है। उसे ये जिस दिन जान जाएंगे, ये लंगोटी में आ जाएंगे। मित्रों, इनका परिचय बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी। आसान तो इसलिए क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता है, इसलिए कौन नहीं जानता इनको। लेकिन मुश्किल इसलिए है क्योंकि आत्मा की तरह अदृश्य व जीवन के आदर्शों की तरह सूक्ष्म। इस देश के हजारों चौराहों पर लगी इनकी मूर्तियों को हम हर साल इनकी जन्मतिथि 2 अक्टूबर को मालाएं पहनाते हैं। इस मालाबाजी से हम इन्हें नहीं जान सकते और हर साल राजघाट पे प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के साथ इनकी पुण्यतिथि 30 जनवरी को हम वैष्णव जन तो तनिक चाहिए के नारे के साथ, भजन के साथ रटते रहने से हम इन्हें नहीं जान सकते। इन्हें तो हम अपने भीतर महसूस कर सकते हैं, बहुत गहरे हमारे अपने भीतर, एक इंसानी संवेदना की तरह, एक मानव मूल्य की तरह। यह दुनिया हमें तरह तरह से डरा रही है। अगर हम इस डरावनी दुनिया में बिना किसी से डरे हुए निर्भीक खड़े हैं, हिमालय की तरह अड़िग निश्चल निर्भीक, तो आप गांधी को जान सकते हैं। अगर आप अपने स्वार्थ को छोड़कर पराये वीर को जान सकते ही नहीं, बल्कि इस पीड़ा से मुक्त होने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक साथ जुट सकते हैं, तो आप गांधी को जान सकते हैं। आप अपनी आत्मा को टटोले, अपने स्वार्थ को नहीं, अपनी आत्मा को, और जाने कि आपकी जिंदगी में कौन सा रास्ता तो सही है और कौन सा रास्ता गलत। और आप अपनी अंदर आत्मा की आवाज को सुनकर यदि गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर चल सकते हैं, तो आप इस व्यक्ति को भी जान सकते हैं। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को पीड़ित करना माना पशुत्व है, और आप सबके भीतर एक पशु है, दरिंदा पशु, जो आपसे हिंसा करवाता रहता है। अगर आप उस हिंसात्मक व्यवहार को छोड़ सकते हैं, इतना ही नहीं, सत्य के रास्ते पर दूसरों के हिंसात्मक दुर्व्यवहार को सहन कर भी निर्भीकता से अहिंसक बन सकते हैं, तो आप गांधी को जान सकते हैं। आपकी जिंदगी में जब कभी कोई निर्णय लेने का अवसर आए और वह फैसला आप अपने स्वार्थ में नहीं या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव में नहीं, बल्कि किसी असहाय गरीब के हक में ले, तो आप समझ ले कि आप इस महात्मा को जान सकते हैं। ये मोहनदास करमचंद गांधी अपने सत्य और अहिंसा का पहला सत्याग्रह परिचय बिहार के चंपारण किसान आंदोलन में देने जा रहे हैं। गांधी बाबा जिंदाबाद, गांधी बाबा जिंदाबाद, गांधी बाबा जिंदाबाद, गांधी बाबा जिंदाबाद।